नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में और स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसका संपादन हम करते हैं आपकी विशेष ज़रूरतों को प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए। उन घटनाओं का सर्वेक्षण हम करते हैं जो आपके लिए, भारत की विदेश नीति के लिए, हमारे राष्ट्र हित के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पिछला हफ्ता काफ़ी भीड़भाड़ वाला रहा है। ऐसी अनेक घटनाएं विश्व के मानचित्र पर जगह जगह घटी हैं जो उतनी नाटकीय और उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं कही जा सकती हैं एकाएक जितना यूक्रेन में चल रहा यूरोपीय युद्ध, मगर इनका कुल मिलाकर प्रभाव उस यूक्रेन के युद्ध से कम प्रभावशाली नहीं जान पड़ता, जो अब लगभग अपने तीसरे महीने में पहुंच रहा है। समाचार पत्रों की सुर्खियां छाई रही हैं उस खबर से जिसमें एक विश्व प्रसिद्ध पत्रकार शिरीन अबू अकेला की हत्या, निर्मम हत्या, जिसे अंग्रेज़ी में कोल्ड ब्लड में कहते हैं, उस क्षेत्र में कर दी गई जहां इजरायलियों ने पैलेस्टीनियन भूमि पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। और जब ये हत्याकांड सुर्खियों में पहुंचा और तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया कि इजराइल का कोई इसमें हाथ नहीं था। इजराइल को फिर उन आरोपों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या वो कहीं दुष्ट राज्य तो नहीं है, बिल्कुल निरंकुश, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करता है, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करता है और पत्रकारों तक को नहीं बख्शता है। तो इसकी जांच की मांग को लेकर, और ये पत्रकार अल जज़ीरा से जुड़ी हुई थी और स्वयं ये प्रोटेस्टेंट, ज़ायनिस्ट प्रोटेस्टेंट थी, यानी मुसलमान नहीं थी, मगर कुल मिलाकर उसकी जो पक्षधरता थी वो निश्चित रूप से फ़िलिस्तीनियों की तरफ थी। तो ये कहा जाता है कि उसकी हत्या इजरायलियों ने निश्चित रूप से करवाई थी। साथ ही कुछ और घटनाक्रम है जो हमें देखने को मिल रहा है। ईरान में जो परमाणुविक समझौता था, जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्रॉब्लम था, वो एकाएक फिर खटाई में पड़ गया है। यूक्रेन के युद्ध तक ऐसा लगता था कि उस पर हस्ताक्षर होने ही वाले हैं। ट्रंप ने जिस समझौते को नकारा था उसको वापस पुनर्जीवित किया जा सकेगा, मगर वहाँ भी इजराइल का प्रयास हमेशा यह रहा है कि वो बात आगे न बढ़े। संयोगवश यूक्रेन के युद्ध ने इसको हाशिए पर धकेल दिया और हाल में यूक्रेन से जो गेहूं के निर्यात पर रुकावट आई है, उसके कारण जिन देशों में खाद्यान्न का अभाव है उनमें ईरान भी एक शामिल है और वहाँ कुछ आक्रोश आंदोलन सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। मगर इतना ही नहीं है। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि वो निकट भविष्य में नेपाल की यात्रा करेंगे, तो एक बेहतरीन मौका हमें इस बात का भी मिल रहा है कि हम न केवल भारत नेपाल उभयपक्षीय संबंधों पर पुनर्विचार करें, बल्कि नेपाल की आंतरिक राजनीति, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ के आर्थिक संकट के बारे में भी बातचीत करें, क्योंकि हाल के दिनों में कई अटकलें यह लग रही हैं कि नेपाल की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी श्रीलंका की होने जा रही है। बहुत कम चर्चा भारत में लोग इस बात की करते हैं। क्वाड्स की चर्चा जब भी होती है तो हमारा ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाता है, मगर एक पश्चिमी क्वाड्स भी है जिसमें इजराइल, भारत, यूएई और अमेरिका शामिल है। तो क्या भारत इस कारण थोड़ा चुप है इस सारे घटनाक्रम में मध्य पूर्व के, क्योंकि उसका एक साथी, उसका साझेदार इजराइल है और क्या उसके संबंध अत्यंत घनिष्ठ होते जा रहे हैं यूएई के साथ, इस कारण भी वो थोड़ा झिझक रहा है मध्य पूर्व के घटनाक्रम पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से। और एक चीज़ हमें और सोचनी होगी कि इजराइल के संबंध हाल में खाड़ी देशों के साथ सुधरे हैं, ये संभावना बहुत प्रबल है कि सऊदी अरब के साथ भी निकट भविष्य में सुधरेंगे। तो क्या इस सब को देखते हुए हम ये माने कि फिलिस्तीनी अब फिर एक बार बिल्कुल अकेले छूट जाएंगे, उनकी समस्या को कोई संकट नहीं समझेगा, वो एक महामारी नहीं बल्कि एक ऐसी बीमारी मान ली जाएगी जो लाइलाज और लंबे समय से चल रही है। और छोटे छोटे संकट अनेक जगह प्रकट हो रहे हैं। ईरान का जिक्र हमने किया, मध्य पूर्व के संकट का जिक्र हमने किया, और यूक्रेन के रणक्षेत्र से, भू राजनीति से लोगों का ध्यान अब जाने लगा है भू अर्थशास्त्र की ओर, क्योंकि जो यूक्रेन से गेहूं का निर्यात था उसके रुकने से बहुत बड़ा खाद्य संकट संसार में हो रहा है। भारत को भी अपनी गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी है, इस कारण भारत की आलोचना भी हुई है। इन सारी बातों का चर्चा हम इस बार आपके साथ करेंगे। सबसे पहले चर्चा एक पत्रकार की मौत का। शिरीन अबू अखला की जो हत्या की गई है वो सिर्फ एक पत्रकार की हत्या का मसला नहीं है। इस घटना ने दुनिया को यह सोचने को विवश किया है कि क्या इजराइल वास्तव में एक दुष्ट राज्य है, एक निरंकुश राज्य है जिसे अंग्रेजी में रोग स्टेट कहते हैं,
जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, मानवाधिकारों का हनन करता है, जिसके ऊपर कोई भी प्रभाव किसी भी साथी साझेदार का नहीं पड़ता है, न अंतर्राष्ट्रीय कानून का, न संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था का। और ये एक ऐसी समस्या है जिसमें फ़िलिस्तीनियों को लोग लगभग भुला चुके हैं। जो एक राज्य दो शासन प्रणालियों का जिक्र यहाँ किया गया था कि एक ही भूभाग में दो अलग अलग राज्य रहेंगे, स्वायत्त फ़िलिस्तीनी अधिकरण अपना कामकाज करेगा, वो आशा तो कब की धूमिल हो चुकी है। मगर इस हत्याकांड में दो तीन बातें सामने आई हैं। इजरायलियों का तर्क ये है कि पत्रकार अन्यत्र भी मारे जाते रहते हैं, जहाँ कहीं लड़ाई छिड़ी होती है वहाँ पत्रकारों को कोई विशेषाधिकार नहीं मिल सकते। वो जो युद्ध के संवाददाता होते हैं वो जानते हैं कि उनकी जान भी किसी मासूम नागरिक की तरह या किसी लड़ रहे सिपाही की तरह कभी भी जा सकती है। उनका इजरायलियों का ये भी कहना है कि इस पत्रकार की हत्या में उनका कोई लेना देना नहीं था। इजराइल को बदनाम करने के लिए फ़िलिस्तीनी आतंकवादियों ने ही इस पत्रकार को मारा ताकि यहाँ उत्तेजना भड़काई जा सके और इजराइल को दोषी करार किया जा सके। हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि इजरायली बिल्कुल मासूम है। हाँ, इजरायलियों का यह कहना ज़रूर ठीक है कि इस घटना के कुछ ही दिन पहले तीन युवा किशोरों ने जो आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े थे फ़िलिस्तीनी, इजराइल में हमला किया और तीन मासूम इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी। और इजराइल की हमेशा से नीति ये रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। यदि कोई आतंकवादी हमला इजराइल के नागरिकों पर या उनके शहरों पर होता है तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब फ़िलिस्तीनियों को उनके घर में घुसकर मार कर देंगे। अब इसके कुछ पहले जब फ़िलिस्तीनी उपासना के लिए अल-अक्सा मस्जिद में पहुंचे थे तो उनको प्रार्थना के वक्त भी वहां से प्रताड़ित कर भगाया गया था। और लगभग ऐसे ही कुछ दृश्य देखने को मिले इस पत्रकार शीरीन की शव यात्रा को जब ले जाया जा रहा था तो जो शोक संतप्त भीड़ थी उस पर भी डंडे बरसाए गए, उनको तितर बितर करने का प्रयास किया गया। और एक तरह से एक निर्मम चेहरा, निर्दय निष्ठुर चेहरा इजरायली प्रशासन का, सेना का सामने देखने को आया। इजराइल का तर्क हमेशा से ये है कि युद्ध क्षेत्र में मानवाधिकार अक्षत नहीं रखे जा सकते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को ध्यान में रखते हुए कोई संप्रभु राज्य अपनी एकता अखंडता की रक्षा कर सकता है। मगर अपनी एकता अखंडता की रक्षा करने के दावेदारी के साथ क्या वो किसी दूसरे लोगों की या संप्रभु राष्ट्र की एकता अखंडता की हत्या कर सकता है? यही कुछ देखने को मिल रहा है यूक्रेन में रूस के हाथों। इजराइल का यही कहना है कि क्यों दोहरे मानदंड अपनाए जाते हैं। यदि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान जो कुछ हो रहा है, दोनों ही पक्षों से जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, युद्ध अपराध हो रहे हैं, उसके लिए क्यों सिर्फ इजराइल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इजराइल की शिकायत में थोड़ा दम इसलिए देखने को मिलता है कि इजराइल की शुरू से ये नीति रही है कि जो भी शत्रु उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करता है, उसके अस्तित्व के लिए संकट है, उसके ऊपर वो पहले ही, जिसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, पहले ही आक्रमण करके ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। उसकी यही नीति निरंतर ईरान के बारे में रही है और इसीलिए इस पत्रकार की हत्या के साथ ईरान का मसला अनिवार्यतः जुड़ जाता है। ईरान ने पिछले दशकों में हिजबुल्लाह नामक, जिसे अल्लाह की सेना कहा जाता है, एक ऐसे मिलिशिया का संगठन किया है जो लेबनान से सक्रिय है। और इजराइल बार बार ये कोशिश करता है कि जो कुछ उनके लिए धन संसाधन जुटाने वाले देश हैं उनको भी ध्वस्त किया जा सके, जो हिजबुल्लाह को शरण देते हैं उन पर हमला किया जा सके। और हिजबुल्लाह के बारे में उनका, इजराइलियों का यह मानना है कि यह एक वैसी धारदार ख़तरनाक तलवार है जिसका प्रयोग ईरान करता है इजराइल को ध्वस्त करने के लिए अनेक मोर्चों पर। हिजबुल्लाह ही प्रशिक्षण देता रहा है सऊदी यमन में हौदियों को, जो निशाना बनाते रहे ईरान की शह पर, ईरान से भेजे ड्रोन्स के कारण सऊदी अरब तक पर। हाल में उन्होंने दुस्साहसिक हमला अबू धाबी पर भी किया था। कई बार तेल वाहक जहाज़ों पर भी ये हमले करने में हौदी सफल रहे हैं। हाल के दिनों में अमेरिकी प्रभाव के कारण भारत ने अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दरकिनार करते हुए, तेल के आयात के महत्व को में भी कटौती करते हुए ईरान से अपनी दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। जितनी जगह ईरान के बारे में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, भारत ने ईरान को निराश किया है, उसका समर्थन नहीं किया है, या तो अनुपस्थित रहा है या विरोध में ही मतदान किया हुआ है। अब ये एक दूसरा प्रश्न है। मगर जहाँ तक ईरान का मानना है, ईरान का कहना है कि यदि हिजबुल्लाह जैसा कोई हथियार उसके पास न हो
वो वैसे तो अपना हाथ झाड़ते रहते हैं, कहते हैं कि हिजबुल्लाह जो कुछ कर रहा है वो फ़िलिस्तीनियों के हित में कर रहा है, उससे ईरान का कोई लेना देना नहीं है। मगर हिजबुल्लाह वाले भी शिया मिलिशिया के सदस्य हैं, ईरान बड़ा शिया देश है, तो कहीं ना कहीं शिया सुन्नी विवाद भी इसके साथ जुड़ता है, जिसका लाभ इजराइल उठाता रहा है। अब्राहिम समझौतों के साथ साथ इजराइल ने अपने संबंध खाड़ी देशों के साथ, ओमान के साथ और क्रमशः यही संभावना है सऊदी अरब के साथ सुधारने शुरू कर दिए हैं। यदि ये संबंधों का सामान्यीकरण शुरू होता है तो ईरान फिर और अधिक अलग थलग अकेला पड़ जाएगा। तो इसका क्या परिणाम भारत के हितों पर पड़ सकता है, ये हमारे लिए सोचना विचार नहीं है। मध्य पूर्व में खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में भारतीय प्रवासी काम करते हैं। कहीं उनकी आबादी स्थानीय आबादी की तुलना में कई गुना ज़्यादा है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके द्वारा भेजे गए विदेशी मुद्रा के संचय के लिए भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत इन देशों के साथ अपने संबंध बनाए रखे। मगर यदि इस पूरे भूभाग में स्थिति अस्थिर होती है तो निश्चय ही उसका प्रभाव भारत पर पड़े बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि ये कल्पना करना कठिन है कि जो ईरान के संबंध अमेरिका के साथ हैं वो बहुत शीघ्र सुधरेंगे। भले ही जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एग्रीमेंट है परमाणविक मुद्दों को सुलझाने के लिए, जिस पर ओबामा के शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे, जिसको ट्रंप ने खारिज कर दिया था, जिसको फिर पुनर्जीवित किया जा रहा था, पर यूक्रेन के युद्ध के कारण वो फिर खटाई में पड़ गया, हाशिए पर चला गया। इजराइल निरंतर यह प्रयत्न करता रहा है भड़काऊ कार्यवाही करने के कि इजराइल कुछ करे और इसके बहाने इजराइल उस पर फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करे, हमला कर सके और उसको फिर से ध्वस्त कर सके। मगर ईरान की जो कामना है कि उस पर जो आर्थिक निषेध अमेरिका ने लगाए हैं वो क्रमशः अगर पीछे हटाए जा सकेंगे तो उसकी बिगड़ती अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लाई जा सकेगी। यूक्रेन के युद्ध का एक और प्रभाव अन्यत्र देखने को मिला है कि यूक्रेन के किसानों ने बुलेट प्रूफ बंडियाँ, जैकेट, सदरियाँ पहनकर फसल बोई थी और अब जब फसल काटने का वक्त आया तो रूसी फौजें पीछे हट चुकी हैं, तो अधिक निरापद स्थिति में उन्होंने फसल काट ली है और लाखों टन गेहूँ वहाँ जमा है खलिहानों में, मगर उसके भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास जो सिलोज हैं, जो भंडारण के स्थल हैं, वो पूरी तरह भरे हुए हैं। और चूँकि कोई साधन ऐसा नहीं कि यूक्रेन से इस गेहूं की फसल का निर्यात किया जा सके, तो अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि पूरे विश्व के लिए एक खाद्य संकट पैदा हो सकता है। अब देखें तो उसमें थोड़ा अतिशयोक्ति है, क्योंकि ये खाद्य संकट अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीका को प्रभावित कर सकता है, यूरोपीय देशों को प्रभावित कर सकता है, मिस्र और ईरान को प्रभावित कर सकता है, मगर इसका सीधा प्रभाव एशिया के उन देशों पर नहीं पड़ सकता जहां चावल खाया जाता है, जहां गेहूं का आयात नहीं होता है। हाँ, भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत स्वयं गेहूं का निर्यात कर रहा था, उससे विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा था। कुछ ही सप्ताह पहले भारत ने ये भी घोषणा की थी कि वो पूरी दुनिया का पेट भरने के लिए गेहूं यथेष्ट मात्रा में सुलभ करा सकता है, पर उसे अपनी बातें बदलनी पड़ी हैं। उसे गेहूं के निर्यात पर रोक लगानी पड़ी है, जिसकी निंदा भी हुई है। G7 समुदाय ने उसकी आलोचना की है और कहा है भारत को ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संकट बढ़ाना नहीं चाहिए। अब जहाँ तक खाद्य संकट भारत का ठीकरा भारत के सर पर फोड़ने का है, ये बिल्कुल एक तरह से फिर दोहरा मानदंड है। अमेरिका में जहाँ या हो ऑस्ट्रेलिया में जहाँ अनाज पैदा होता है पशुओं के चारे के रूप में, जहाँ वो अपने खाद्यान्नों का निर्यात कर पूरी विश्व की खाद्य संकट समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसके बदले वो दूसरे देशों पर दोषारोपण करें, ये वाजिब नहीं लगता। हमारी दृष्टि से भारत को भले ही इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, विदेशी मुद्रा के अर्जन में कमी आएगी, घर के जो किसान हैं उनकी शिकायतें तेज़ होंगी, मगर कुल मिलाकर कम से कम भारत अपने आप में इस खाद्यान्न संकट से मुक्त रह सकेगा। और जिन पड़ोसी देशों को उसने वचन दिया है कि उनको खाद्यान्न संकट से बचाएगा, शायद उनकी ज़रूरतें भी भारत पूरा कर सकेगा। यही कुछ हमको देखने को मिल रहा है अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सरहद पर भी, कि उज़्बेकिस्तान स्वयं एक भूमिबद्ध देश है, अफ़गानिस्तान एक भूमिबद्ध देश है। अफ़गानिस्तान भी भयंकर अकाल और दुर्भिक्ष और कुपोषण के चपेट में है। वहाँ की आधी आबादी लगभग अन्न के अभाव में तरस रही है, कुपोषित है। और यूक्रेन से ही एकमात्र एक छोटा सा रास्ता बचा है जहाँ से मानवीय राहत पहुँचाने वाली सामग्री अब तक अफ़गानिस्तान तक पहुँच रही है। मगर यूक्रेन के संकट के चलते ये कितनी देर तक चल सकेगी ये कहना बड़ा कठिन है। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो मध्य पूर्व में जो राजनीतिक स्थिति है वो भू राजनीति से
भू अर्थव्यवस्था की तरफ झुकती चली जा रही है और वो आपस में बहुत बुरी तरह से गुंथी हुई है। और इसी क्षेत्र में जब स्वीडन और फिनलैंड ये कहते हैं कि वो यूरोपीय समुदाय के सदस्य हैं और अब नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं, तो तत्काल तुर्की जो नाटो का सदस्य कहता है कि वो इसकी अनुमति नहीं देगा। और एक बार फिर बात याद आती है फ्रांसीसी राष्ट्रपति की, जो बार बार ये बात कहते रहे हैं, यदि यूरोपीय समुदाय को अपनी सामरिक स्वायत्तता का प्रयोग करना है तो उसे अपने समझौते करार, संविधान में, चार्टर में बदलाव करना पड़ेगा, ताकि छोटा छोटा इक्का दुक्का राज्य उसमें वीटो का जैसा प्रयोग न कर सके। हंगरी का भी ये कहना है कि जब तक उसे लाखों मिलियन यूरो या डॉलर मुआवजे में नहीं दिए जाएंगे, वो रूस पर अतिरिक्त निषेध लगाने का विरोध करता रहेगा। हंगरी के विशेष मैत्रीपूर्ण संबंध पुतिन के रूस से हैं। तो कुल मिलाकर यह स्थिति जो है वो आज हमारे सामने है मध्य पूर्व के बारे में, जहाँ चीज़ें बुरी तरह आपस में गुथी हैं। तुर्की की महत्वाकांक्षा, इजराइल का आक्रामक के तेवर, ईरान की इस क्षेत्र में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हस्तक्षेप की पेशकश, रूस की मदद से एक बहुत ही जो अजीब सा समझौता है सीरिया में उनका हस्तक्षेप, और हाल में सीरिया में भी जो वहाँ के बागी हैं उनकी हरकतों में तेज़ी आई है, उनके ऊपर प्रहार किए गए हैं मिसाइल से। ये किसने किए हैं, कहाँ से किए हैं, इन सब बातों की पड़ताल होती रहेगी। तो ये अस्थिरता का माहौल इस पूरे क्षेत्र में बन रहा है। तेल की कीमतें तो अपने आप में आसमान छू ही रही थी, मगर अब ये खाद्यान्न का संकट भी इसके साथ जुड़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अकर्मण्यता, असफलता संयुक्त राष्ट्र की, मानवाधिकार आयोग की फिर यहाँ से एक बार उजागर होती है, और कमज़ोरी अंतर्राष्ट्रीय कानून की। भारत के हित में ये सब बातें नहीं समझी जा सकती हैं, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि इस अस्थिर माहौल में भारत के लिए अपने हितों के बारे में ठंडे दिमाग से सोचते हुए शायद कुछ विकल्प सोचने की ज़रूरत है। जब सारे विश्व का ध्यान उलझा रहा है इज़राइल में एक पत्रकार की निर्मम हत्या की ओर और अस्थिरता जो प्रकट हो रही है मध्य पूर्व में, खाड़ी देशों में, किसी को फुर्सत नहीं मिली है अफ्रीका के उत्तरी भूभाग की ओर दृष्टिपात करने की। वहाँ एक नया संकट पैदा होता नज़र आ रहा है अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में। और अल्जीरिया और मोरक्को के बीच बैर काफ़ी पुराना है। मोरक्को पर शासन था स्पेन का, अल्जीरिया में शासन था फ्रांस का, और एक इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा थी वो औपनिवेशिक काल की, उसको लेकर विवाद होता रहा है। मगर हाल में जो विवाद हो रहा है उसके कारण कुछ और हैं। हाल के वर्षों में मोरक्को का आक्षेप यह है कि अल्जीरिया समर्थन करता रहा है पोलिसारियो का पश्चिमी सहारा में, जिस भूभाग को मोरक्को अपने साथ जोड़ना चाहता है। मन मारकर उसने उनकी स्वायत्तता स्वीकार की है और वहाँ पर सीमा पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं, जिसका फ़ायदा केवल तस्कर उठा रहे हैं और जो करों की चोरी करने वाले लोग हैं वही कर रहे हैं। मगर अभी जो संकट है उसका कारण और भी फ़र्क है। उसका कारण ये है कि स्पेन की लगभग 40% गैस ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति अल्जीरिया करता है, और ये एक उस पाइपलाइन के ज़रिए करता था जो मोरक्को होती हुई स्पेन पहुंचती है, और उसका 7% उस निर्यात का हिस्सा रॉयल्टी के रूप में मोरक्को अपने पास रख लेता था। इसके अलावा एक पाइपलाइन और है जो मोरक्को को छोड़ के उसको उसके बगल से गुजरती हुई स्पेन तक पहुंचती है। मगर स्पेन ने हाल में जब ये घोषणा की, उसने स्पेन से कहा कि जो गैस उस तक पहुंचती है उसका वाल्व वो अब दूसरी तरफ कर दे और उसका रुख खुद मोरक्को को गैस देने के लिए करे। इसका अर्थ ये था कि जो गैस अल्जीरिया मोरक्को को नहीं दे रहा था वो दूसरे हाथ तरफ से, दूसरी तरह से वो स्पेन से वापस लेने की कोशिश कर रहा था। तो फ़ौरन अल्जीरिया ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा होता है तो वो मोरक्को को जो थोड़ी बहुत गैस देता है वो भी देना बंद कर देगा और स्पेन को गैस देने पर भी रोक लगा देगा। ये चीज़ न केवल स्पेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए कष्टदायक होती, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के बाद पूरा यूरोप कोशिशें कर रहा है कि जो आपूर्ति गैस की रूस से होती थी उसका विकल्प कहीं अन्यत्र ढूंढा जा सके। और चूंकि अल्जीरिया में बड़े पैमाने पर गैस पैदा होती है, तेल भी पैदा होता है, मगर तेल शायद उतनी मात्रा में महत्वपूर्ण नहीं है यूरोप के लिए जितना यहाँ की गैस है। तो ये विवाद अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में पूरे यूरोप को प्रभावित करता है, उनकी ऊर्जा सुरक्षा पर एक सवालिया निशान लगाता है।
अल्जीरिया अपने आप में एक महत्वपूर्ण देश है। इन दो देशों की जो स्वभाव, चरित्र, प्रकृति, मिजाज हैं वो बिल्कुल फ़र्क हैं। जो मोरक्को की राजशाही है वो दक्षिणपंथी है, पश्चिमी पूंजीवादी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण उसका गठबंधन रहा है। वहाँ के अरबपति खरबपति रईसों का वो ऐशगाह रहा है, जबकि अल्जीरिया शुरू से अपनी क्रांति की सफलता के बाद से, एक रक्त रंजित संग्राम के बाद से समाजवादी संस्कार वाला देश रहा है। भले ही वहाँ की आबादी की बहुसंख्यक मान्यता इस्लामी धर्म की थी, मगर वो कमोबेश धर्मनिरपेक्ष प्रशासन था और उनका झुकाव सोवियत संघ के प्रति था। अल्जीरिया दुनिया के सबसे बड़े भौगोलिक आकार के देशों में 10वें नंबर पर है। अफ्रीका के तो बहुत बड़े देशों में उसका शुमार किया ही जाता है। और इसके अलावा उसकी जो क्षमता है सैनिक सामान के खरीद फरोख्त की, वो 5वें 6ठे नंबर पर दुनिया में है। उसकी सेना शक्तिशाली है और यहाँ किसी भी समस्या का सामना करने में उसकी सैनिक शक्ति प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। अभी कुछ वर्ष पहले, 2-3 वर्ष पहले, वहाँ बूतफ्लिका की तानाशाही का अंत हुआ, जिन्होंने 20 वर्ष तक अनवरत वहाँ शासन किया था। तब ये आशा जगी थी कि अब वहाँ शायद अधिक जनतांत्रिक मानवीय मूल्यों का समर्थन करने वाली सरकार की स्थापना होगी और वहाँ का आर्थिक विकास फिर से गतिशील हो सकेगा। मगर वहाँ जिन लोगों ने सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई उनको भूरे मटमैले लोग कहा जाता है, लपॉयर उनका विशेषण है। अर्थात ये वो लोग थे जो पर्दे के पीछे थे, जिनके चेहरे छुपे रहते थे, धुंधले रहते थे और जो बूतफ्लिका के काल में शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाले रहते थे। अर्थात कहीं कुछ बदला नहीं है तख्ता पलट के बाद भी, और एक तरह की एक निराशा, हताशा, एक तरह का जनाक्रोश का उफान फिर से अल्जीरिया में देखने को मिल रहा है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उसके संबंध अल्जीरिया के साथ काफ़ी मधुर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दिनों में अल्जीरिया एक गुटनिरपेक्ष देश था, भारत के साथ कदम ताल मिलाकर चलता था और दोनों ही देशों की सहानुभूति, उनका सौहार्द, मैत्रीपूर्ण संबंध सोवियत संघ के साथ थे। तो एक तरह से ये समाजवादी भाईचारा भी दोनों के बीच में काफ़ी देर तक चलता रहा है। मगर आज भारत के मन में ये आशंकाएं भी घर करती हैं कि यदि अल्जीरिया में राजनीतिक अस्थिरता होती है, सामाजिक असंतोष होता है, तो क्या वहाँ भी इस्लामी कट्टरपंथी, जो इस्लामी सल्तनत, इस्लामिक अमीरात कहलाते हैं, उनको पैर पसारने का मौका नहीं मिल जाएगा? ये क्या भारत के हित में होगा? क्योंकि यदि किसी भी देश में जहाँ बहुसंख्यक आबादी इस्लामी है, उसके एक छोटे से अल्पसंख्यक अंश की सहानुभूति भी पाने के बाद अलकायदा या उससे टूटे बिखरे तत्व वहाँ अपने पैर पसार सकते हैं। और चूँकि पूरा ये मगरब का, उत्तरी अफ्रीका का इलाका, पश्चिमोत्तरी अफ्रीका का इलाका इस संकट से ग्रस्त है, अल्जीरिया को इससे देर तक मुक्त नहीं माना जा सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अल्जीरिया और मोरक्को के बीच में जो बढ़ता संकट है, उसके समाधान के प्रयास सभी उन देशों को करने चाहिए जिनकी प्राथमिकता विश्व शांति को बरकरार रखना है, ताकि उनके अपने हितों पर बढ़ती हुई हिंसा का, बढ़ते हुए आतंकवाद का कोई प्रभाव न पड़े। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक रोचक मुद्दा जो उभर कर सामने आ रहा है, वो जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित तानाशाही के प्रकट होने का और लोक लुभावन नारों द्वारा तर्कसंगत नीतियों के विस्थापित होने का है, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलिज्म और इलेक्टेड ऑथोरिटेरियनिज्म कहते हैं। ये हमको सर्वत्र देखने को मिल रहा है। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है फिलीपींस में, जहां हाल के चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति मार्कोस के उत्तराधिकारी मार्कोस जूनियर, जो बोंग नाम से मशहूर हैं, निर्वाचित पूर्व बड़े प्रचंड बहुमत से राष्ट्रपति के रूप में हुए। कई लोगों का ऐसा मानना था कि जिन परिस्थितियों में आज से 25 वर्ष पहले पूर्व राष्ट्रपति मार्कोस को पदत्याग करना पड़ा था, लगभग हिंसक जन आंदोलन भड़क उठे थे शहरों में और प्रांतों में, तो कोई नहीं सोचता था कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के दैत्याकार आरोप थे, तानाशाही के आरोप थे, कि वो कभी उनके परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में वापस लौट सकेगा। उनकी पत्नी इमेल्डा मार्कोस बेशुमार खर्चनशीन महिला थी, उनके पास हज़ारों जोड़ियाँ बहुमूल्य जूतियों की थीं, पिकासो के चित्र खरीद कर वो कूड़े कबाड़ में रख देती थीं, और उनके मरणोपरांत जो शव यात्रा निकली वो किसी प्राचीन मिस्री साम्राज्य की शव यात्रा से कम नहीं थी। मगर आज क्या हुआ है कि मार्कोस जूनियर बोंग
प्रचंड बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए हैं। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। लोगों को लगता था कि उपराष्ट्रपति जो हैं, जिनको इस मतदान में उनसे आधे मत मिले हैं, निश्चित रूप से जो कहीं अधिक उनसे उदार प्रगतिवादी समझी जाती थी, प्रगतिशील समझी जाती थी, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकती हैं। इसका एक कारण पूर्व राष्ट्रपति दुतार्ते थे। दुतार्ते जब तक फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनका आचरण बड़ा असमंजस में डालने वाला, विचित्र था। अब उनके आचरण पर दृष्टिपात करने के पहले फिलीपींस के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। फिलीपींस एक ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया के एक छोर पर है, और उसमें पहले कभी एक स्पेनिश साम्राज्यवादियों का राज था, बाद में अमेरिका का उपनिवेश वो थोड़े समय तक रहा, और पूरे शीत युद्ध के दौरान वह अमेरिका का संधि मित्र था। अमेरिका के सैनिक अड्डे वहाँ थे, और कई बार लोग मजाक में कहते थे कि वो तो अमेरिका का एक कामनवा राज्य है, और कई लोग ये भी मजाक में कहते थे, थोड़ा तिरस्कार की दृष्टि से, कि वहाँ जो प्रभाव कुल मिलाकर फिलीपींस में है वो रोमन कैथोलिक चर्च का, हॉलीवुड का और अमेरिकी सैनिक तंत्र का है। तो मतलब एक तरह से वो नाजायज बच्चा कई अभिभावकों का मिला जुला है। दक्षिणी फिलीपींस में इस्लामी लोग रहते हैं, होलो प्रायद्वीप में उनके एक सीमा विवाद चलता रहा है लंबे समय तक मलेशिया के साथ, बोर्नियो यानी कलिमांतान उत्तरा के छोर पर साबा के प्रांत को लेकर। ये विवाद अभी हाल फिलहाल शांत है, मगर यहाँ तस्करों का बोलबाला है। यहाँ इस्लामी कट्टरपंथी अबू सईफ जैसे आतंकवादी सक्रिय हैं, और उनके खिलाफ अभियान दुतार्ते ने चलाया था। और दुतार्ते की बदनामी का कारण ये भी था कि दुतार्ते ने बिल्कुल कट्टरपंथी तरीके से जो मादक द्रव्यों की तस्करी करते थे, उनका व्यापार करते थे, उनकी हत्याएं करवाईं बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। उन्होंने वेश्याओं की हत्याएं करवाईं कि उनका कहना था कि ये नवयुवकों को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने तस्करों की हत्याएं करवाईं, और जो लोग इस चपेट में आते थे, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है, तो जो लोग दुतार्ते की आलोचना करते थे, वो असहमति प्रकट करने वाले लोग भी मारे जाते रहे। तो उन्होंने मानवाधिकारों का निर्लज्ज उल्लंघन किया, और उनके बारे में अमेरिका को चिंता ये थी कि जिस तरह से वो चीन की तरफ उनका झुकाव देखने को मिलता था, कि एक जब पंचाट का फैसला एक विवादग्रस्त द्वीप के बारे में आया फिलीपींस के पक्ष में, तो उसकी उन्होंने ख़ास चिंता नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हम चीन के विरुद्ध इसको लागू कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने चीन के प्रति मैत्रीपूर्ण पेशकश की थी, और पूरे कोविड महामारी की चपेट में आने के बाद उनका जो रवैया कोविड के से मुकाबले का था, वो भी लगभग वैक्सीन विरोधी ही देखने को मिला। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी। लोग लाखों की तादाद में चपेट में महामारी के थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अमेरिका मित्र देश को छोड़कर उनके राष्ट्रपति चीन की गोद में जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। और ये सारे जो उनके तानाशाही वाले प्रयास थे, वो फिलीपींस की जनता को खिन्न कर रहे थे। मगर आज जब इतने प्रचंड बहुमत से बोंग जीते हैं, तो लोग ये सवाल पूछने को विवश हुए हैं कि क्या कोई ऐसी अनिवार्यता है कि जो करिश्माई व्यक्तित्व वाला नेता होता है, जो लोक लुभावन पॉपुलिस्ट नारे देता है, वो एक ऐसी मृग मरीचिका पैदा करता है कि मतदाता उसमें फंस जाता है। वो अपने रोजी रोटी पेट के सवाल को भूल जाता है, और कहीं वो उग्र राष्ट्रवाद की अपील होती है, तो कहीं वो अपने प्राचीन सांस्कृतिक गौरव की दुहाई देते हैं, और कहीं वो उनकी जादूगरी में बातचीत की, उनकी ओजस्वी वक्तृता में भूल जाते हैं कि असली समस्या क्या है। मगर क्या फिलीपींस इस मामले में अकेला है? क्या ये बात हमको अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिल रही है? यदि आप देखें तो दुनिया के दूसरे छोर पर ब्राज़ील में बोल्सोनारो कई वर्षों से अपने करिश्माई व्यक्तित्व की और अपनी लोक लुभावन नारेबाजी की कमाई खा रहे हैं। उनके मंत्री उनको छोड़कर जा चुके हैं, विधि मंत्री जा चुके हैं, कैबिनेट के अनेक मंत्री जा चुके हैं, मगर जब तक सेना का समर्थन उन्हें प्राप्त है, वो अपनी गद्दी पर बरकरार हैं और बिल्कुल तर्कविहीन बातें करते रहते हैं। उन्हीं की दृष्टि में नज़ला जुकाम था, कोविड महामारी, उनको खुद कोविड हुई मगर उससे उन्हें चिंता नहीं हुई। वो बदस्तूर अमेज़न के वर्षावनों का विनाश करने में लगे हुए हैं, जिससे भले ही तात्कालिक उनकी कमाई होती हो, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के दैत्याकार आरोप हैं, मगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण कभी कभार थोड़ा अंकुश उनकी इन हरकतों पर लगता है, ब्राज़ील के वर्षावनों के विनाश पर। मगर हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि उनकी इस अदूरदर्शिता के कारण मौसम बदलाव की संकट को कितना विकराल रूप बना दिया जा सकता है और कैसे पूरी दुनिया उसकी चपेट में आ सकती है। आदिवासी जीवन पूरी प्रणाली वो नष्ट करने पर वहाँ आमादा हो रहे हैं। मगर ब्राज़ील में
बोल्सोनारो अकेले नहीं हैं। यदि आप देखें तो वेनेजुएला में मादुरो हों, मैक्सिको में ओब्राडोर हों, ये सारे लोग भी वो हैं जो लंबे समय से अपने करिश्माई व्यक्तित्व और लोक लुभावन भाषणबाजी के कारण ही सत्ता में बने हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये समस्या और ये संकट सिर्फ विकासशील देशों की हो, उन देशों की हो जो पहले उपनिवेश रह चुके हैं। यदि आप देखें तो अनेक विद्वान ये भी मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक, कि ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन जो हैं वो अपनी गद्दी आज तक बचाए रखने में इसलिए सफल हुए हैं कि उनके मुकाबले का कोई करिश्माई व्यक्ति या उनकी तरह बड़बोला, तूफानी, लोक लुभावन नारे देने वाला, सत्य से में कंजूसी करने वाला, हाथ की सफाई नज़र का फेर जादूगरी दिखलाने वाला दूसरा नेता लेबर पार्टी में नहीं है। और क्या ऐसा ही कुछ पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका में देखने को नहीं आया था? वो भले ही पुनर्निर्वाचित न हुए हों, बाल बाल बच गया हो अमेरिका उससे, मगर आज भी ट्रंपवाद का संकट बरकरार है। लोगों को ये आशंका है कि ट्रंप दोबारा पुनर्निर्वाचित होकर फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी का उदाहरण रूस में पुतिन भी हैं। आज भले ही वो बुढ़ा रहे हैं, मगर 20-22 वर्ष से जो सत्ता में वो निशंक एक छत्र रहे हैं, उसका बड़ा कारण उनका करिश्माई व्यक्तित्व और उनके लोक लुभावन नारे भी हैं, जहां वो जागृत करते हैं रूसी साम्राज्य के गौरवपूर्ण यादों को, सोवियत संघ की उपलब्धियों को, और सोवियत साम्राज्य को के पुनर्निर्माण के लिए वो लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो ईसाई संस्कृति की बात करते हैं, कहीं वो स्लाव भाषा की बात करते हैं। ये बात आज भी हमको ध्यान में रखने की है। लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी जब निर्वाचित होकर प्रचंड बहुमत से संसद में पहुँचे हैं, तो उसके पीछे भी उन प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व है, उनकी ओजस्वी वक्तृता है, जिसका मुकाबला कोई व्यक्ति बाहर नहीं कर सकता है। चीन के नेता शी जिनपिंग भी, जो अब लगभग आजीवन वहाँ के नेता करार किए जाने की सीमा तक पहुँच चुके हैं, जो माओ और दे शाओपिंग के समकक्ष अपने को घोषित करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उनका भी चीनी परिवेश में ऐसा ही महत्व नहीं है कि उनकी जो छवि है वो एक ऐसे विलक्षण नेता की है जो सिर्फ वही चीन को दुनिया की शक्तिशाली ताकत बना सकता है, दुनिया की ताकत नंबर 1। और कुल मिलाकर ये पक्ष हमको ध्यान में रखने का है। दो बातें सोचने की इस विषय में है कि जनतंत्र की जो अवधारणा है, जो जनतंत्र का जो मॉडल है पश्चिम का, वो निर्वाचन द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण नेतृत्व के स्थान तक पहुंचाने का है, जो जिम्मेदार और जवाबदेह बने रहते हैं अपने निर्वाचकों के प्रति संसद के माध्यम से। मगर जिस रूप में ये जनतंत्र हस्तांतरित हुआ है दुनिया के और हिस्सों में, वहाँ निर्वाचन भर को जनतंत्र का पर्याय समझ लिया जा रहा है। और एक बार निर्वाचित होने के बाद तानाशाही महत्वाकांक्षा वाला नेता या पश्चिमी जनतंत्र में आस्था न रखने वाला नेता जनतंत्र के उन संस्थानों को विधिवत ध्वस्त करता रहता है जिसके सहारे वो शीर्ष शिखर तक पहुंचा था। तो क्या जनतंत्र का यह संकट वास्तव में मानवीय अधिकारों के लिए संकट है, सामाजिक समरसता के लिए संकट है, और उन देशों की एकता अखंडता के लिए भी संकट है जो अपने को जनतांत्रिक करार कर अपने मॉडल का जनतंत्र दूसरों पर ऊपर से थोपना चाहते हैं, जिस तरह की रणनीति का आचरण अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत के परिवर्तन से किया था। इन सब बातों पर विचार करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो ईरान के शिखर इस्लामी नेता हो, चाहे वो पाकिस्तान में इमरान खान हो। ये सारे नेता गण कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व और लोक लुभावन नारों को, तर्क संगत नीतियों को विस्थापित करते हुए सत्ता में बने रहने के लिए प्रयोग करते रहे हैं। इसका क्या प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों पर पड़ेगा, क्या भारत के हितों पर पड़ेगा, हमारे राष्ट्रीय हित को कैसे प्रभावित करेंगे, ये विचारणीय विषय है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा कई मामलों में उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री लुम्बिनी जा रहे थे, जो बुद्ध का जन्म स्थान है, और लुम्बिनी को लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि इसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में थोड़ा तनाव भी बीच में पैदा होता रहा है। हास्यास्पद बात यह है कि जब बुद्ध का जन्म ईसा के जन्म से 600 वर्ष पहले हुआ, तब न भारत एक राज्य था, न नेपाल नाम का कोई राज्य था। नेपाल भारत की तराई में कई छोटे छोटे गणराज्य थे और मानव निर्मित कोई सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सरहद के रूप में नहीं पहचानी जाती थी।
हाँ, ये बात भी सच है कि बुद्ध का जन्म भले ही आज उस स्थान में हुआ हो जो आज नेपाल राज्य के अंतर्गत है, मगर बुद्ध का पूरा जीवन काल जो कर्मस्थली थी वो भारत ही था। उनको ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ, उन्होंने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। उनके पद चिन्हों पर यदि आप चलें तो वो सांची से लेकर के कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं, उनके अवशेष सांची के स्तूप में देखने को मिलते हैं। और राजगीर में अनेक जगह उन्होंने प्रवचन दिए हैं। और जो बौद्ध धर्म का प्रसार है वो एक ओर लद्दाख की सरहद तक है, दूसरी ओर वो हमको अरुणाचल में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर बौद्ध धर्म एक ऐसी साझे की विरासत है जो जिसके उत्तराधिकारी भारत और नेपाल दोनों देश हैं। जब पहली बार निर्वाचित होने के बाद मोदी ने नेपाल यात्रा की थी तो उन्होंने हिंदू धर्म की दुहाई नहीं दी थी, उन्होंने पशुपतिनाथ और विश्वनाथ का जिक्र प्रकारांतर से किया था। उनका मुख्य जोर बुद्ध की संदेश पर था। उन्होंने कहा कि संसार को युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। और नेपाल दशकों तक एक माओवादी हिंसा के गृहयुद्ध के दौर से गुजरा था और उसको युद्ध का संदेश बड़ा कर्णप्रिय लग रहा था। तो उस समय मोदी जी के संदेश का बड़ा स्वागत किया गया था। सांसदों ने मेज थपथपा कर बड़ी गर्मजोशी से उनकी प्रशंसा की थी। मगर तब से अब तक बहुत सारा पानी बागमती और उन सारी नदियों में बह चुका है जो नेपाल से बहकर भारत आती हैं। नदी जल विवाद भारत और नेपाल के बीच में एक प्रमुख विवाद का मुद्दा रहा हुआ है। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्रित्व काल में ये विवाद एक ज़मीनी विवाद का रूप भी ले रहा था कि जहाँ से महाकाली नदी निकलती है, काली नदी, उस काला पानी लिम्पियाधुरा लिपू लेक वाले क्षेत्र को विवादास्पद बना दिया गया। नेपाल ने एक नया नक्शा भी छपवा लिया, उसको अपने झंडे पर भी स्थान दे दिया। और बनबसा और टनकपुर के क्षेत्र में भी जो नो मैन लैंड कहलाता है, जहाँ किसी का अधिकार नहीं था, एक बीच की खाली पट्टी छोड़ी जाती है निर्जन, उस पर भी उसने सीमा सूचक पत्थर लगाने पक्के उनका निर्माण शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत झड़पें सीमा सुरक्षा दलों के बीच भी हुई। भारतीय दलों ने काफ़ी संयम का परिचय दिया। अब ये सारी स्थिति जो है उसका मूल कारण ये है कि हाल के दिनों में चीनी राजदूत जो नेपाल में तैनात थी, उनका हस्तक्षेप नेपाल की राजनीति में काफ़ी बढ़ गया था। वो दोनों साम्यवादी दलों की एकता बनाने की कोशिश करती थी। उनका प्रभाव केपी शर्मा ओली पे बड़ा ज़बरदस्त था और उन्होंने ही नेपाल के तत्कालीन सरकार को कई ऐसे भड़काने वाले कार्य करने को उकसाया जो भारत के हित में नहीं थे। भारत की कोई इच्छा नेपाल की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप की न थी, न रहेगी। मगर यदि नेपाल की भूमि का कोई बैरी देश दुरुपयोग करता है भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो भारत के लिए चुपचाप बैठे रहना असंभव हो जाएगा। ऐसा अतीत में हुआ है कि नेपाल से भारतीय विमानों का अपहरण हुआ है, जो कांधार कांड बड़ा जिसमें प्रसिद्ध है। और नेपाल की तराई में भी अनेक ऐसे तत्व हैं जो तस्करी करते हैं, मादक द्रव्यों की, नाजायज हथियारों की देह व्यापारी हैं और भारत नेपाल के संबंधों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। जब उन पर अंकुश लगाने की कोई कोशिश होती है, नेपाल सरकार करती है या भारत सरकार करती है, तो भारत विरोधी तत्व दुष्प्रचार कर सकते हैं कि नेपाल का गला घोटने के लिए नेपाल भूमिबद्ध देश है, भारत इस सीमा को बंद कर रहा है। नेपाल अक्सर इस बात की शिकायत भी करता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो मैत्री संधि है उसकी कई शर्तें हैं, उसके कई अनुच्छेद ऐसे हैं जो नेपाल के हित में नहीं है। मगर कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष व्यक्ति तटस्थ भाव से यदि इस संधि का पारायण करे तो ये बात स्पष्ट है कि ये संधि नेपाल के हितों की बखूबी रक्षा करती है और तभी बार बार इसको आगे लागू किया जाता रहा है। यदि कोई भी सरकार या लोकप्रिय नेता भारत के पक्ष में कोई बात कहता है तो विरोधी पार्टियों के लिए काम आसान हो जाता है कि उसे भारत का एजेंट करार दिया जाए और उसे देशद्रोही करार दिया जा सके। ये चिंता हमेशा बनी रहेगी। अतः भारत को संयम से रहना चाहिए राजनयिक के विषय में। और अनेक भारतीय व्यापारी, अधिकारी, राजनयिक, कभी कभी उनका आचरण एक बड़े देश का अहंकार झलकाता है जो नेपालियों को लगता है उनकी संप्रभुता का निरादर कर रहा है। मगर नेपाल के लिए भी यह बात समझना ज़रूरी है कि बदली परिस्थितियों में भारत दक्षिण एशिया की सबसे उदीयमान, सबसे सशक्त, सबसे समर्थ ताकत है, जिसके साथ अपने हितों का सामंजस्य बैठाना ही उभय पक्षीय लाभ के लिए ज़रूरी है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि उनके हितों में वास्तव में एक सन्निपात है जो शायद पाकिस्तान के साथ फ़िलहाल संभव नहीं है, जो शायद म्यांमार के साथ संभव नहीं है, मगर भूटान के साथ भी
ये संबंधों का सामंजस्य देखने को मिलता है। आज जो टकराव नेपाल और भूटान के बीच था वो बड़ी सीमा तक दूर हो चुका है और भारत के जो नेपाल के साथ संबंध हैं वो एक खुले सैकड़ों किलोमीटर लंबे बॉर्डर के ही नहीं हैं। भारत के जो राज्य हैं उनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल सबकी सीमाएं नेपाल के साथ जुड़ती हैं और इस कारण भारत और नेपाल को अपने संबंधों को स्थिर और सौहार्दपूर्ण रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमें पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री की हाल की यात्रा के बाद भारत नेपाल दोनों ही देश अपने संबंधों को और अधिक मजबूत नींव में रखने में सफल होंगे और एक नई गति और दिशा इन संबंधों को मिलेगी। इस बार इतना ही। अगली बार मिलने तक हम आपसे विदा लेते हैं, फिर इस सलाह के साथ कि इन विषयों पर जिन पर हमने दृष्टिपात किया है उनको ठंडे दिमाग से अपनी तरह से समझने की कोशिश करें, चाहे वो मध्य पूर्व की तेज़ी से बदलती स्थिति हो, एक अल जज़ीरा के पत्रकार की मौत का क्या प्रभाव पड़ सकता है इज़राइल ईरान संबंधों पर, इज़राइल खाड़ी देशों के संबंधों पर और इज़राइल के दुष्ट राज्य होने के जो आक्षेप हैं उसकी जो छवि धूमिल हुई है उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या जो इज़राइल कहता है दोहरे मानदंडों की बात, वो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो या युद्ध अपराधों का सिलसिला हो, वो यूक्रेन में एक मानदंड और इज़राइल के बारे में दूसरे मानदंड हों, ये भी बात बहुत पचती नहीं है। असफलता, लाचारी संयुक्त राष्ट्र संघ की और संयुक्त राष्ट्र के अलावा मानव अधिकार आयोग की बिल्कुल स्पष्ट इससे हो गई है। हमें ध्यान में रखना होगा कि जब ये संकट चल रहा है हमारी नज़र कहीं फिर न जाए उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया और मोरक्को में खौलते संकट की ओर से, जो कभी भी चिंता का विषय बन सकता है। इसी तरह से जो निर्वाचित जनतंत्र में लोक लुभावन नारे लगाकर तानाशाह सत्ता के शिखर तक पहुँचते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर, ये भी हमारे लिए एक विचारणीय विषय है। और निश्चय ही पड़ोस को तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो हमें नेपाल के बारे में विस्तार से सोचने की ज़रूरत है, न केवल भारत नेपाल संबंधों के बारे में बल्कि नेपाल की आंतरिक राजनीति, नेपाल की आर्थिक समस्याओं और नेपाल के सामाजिक सामंजस्य के बारे में। अभी इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।